जय हिंद साथियों। मैं एसके दमरीवाल आप सभी साथियों का आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गांधी एरा मतलब कि गांधी मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चे के हमेशा गलत हो जाते हैं, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे बार बार याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां पर भूलना गुनाह है। यहां भूलना गुनाह है, यानी दम है तो भूल कर दिखाइए। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भले ही 2 की स्पीड में देख लेना, 1.5 की स्पीड में देख लेना, एंड तक जरूर देखना। और शायद आपको ये एहसास हो जाएगा कि आज तक आपने ऐसे जीएस नहीं पढ़ा होगा। इस गांधी एरा को मैं ऐसा याद करवा दूंगा कि यकीन मानिए, आप अंगुलियों पर बोलेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था और गांधी जी कब शहीद हुए थे। सारी डेट आपको शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसे के ऐसे दिमाग में छाप दूंगा। सही सुन पा रहे हैं? छाप दूंगा। लगे कि हमने कुछ मेहनत की है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लगे कि कुछ किया है हमने तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वो यूजर जो सुनते तो हैं लेकिन जिनको पता नहीं है कि सब्सक्राइब भी कुछ करना होता है, तो वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं गांधी एरा का। और गांधी एरा का मतलब यह है कि हिस्ट्री का देसी जुगाड़। और दोस्तों, ये हिस्ट्री का देसी जुगाड़ है। इस हिस्ट्री के देसी जुगाड़ में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आज ये इस गांधी एरा की है कि गांधी जी के पूरे जीवन का जो कालक्रम है, एक तरीके से ये वो कैसे कैसे रहा है, कैसे इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनके माता पिता का क्या नाम था, वाइफ का इनका क्या नाम था, कहाँ इन्होंने सत्याग्रह किए, जेल में कब इनको डाला गया, कब ये फिर अफ्रीका गए, कब अफ्रीका से लौटे, इनके कुछ नाम भी थे, वो नाम क्या क्या थे। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंड तक बने रहना। गांधी एरा आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, ये पूरे दावे के साथ कहता हूं। लगता है ना कि अगर भूल जाओगे तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्ती। तो देखिएगा जरा, ये यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ। महात्मा गांधी का जन्म भाई साहब हुआ है 2 अक्टूबर 1869, यानी कि 1669 की बात कर रहा है। पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ है। अब बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, तो भाई साहब महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। वैसे तो सबको याद है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई ये कहे कि जी मुझे तो ईयर याद नहीं है, तो मैं वो भी याद करवाते हुए चलूंगा। ये महात्मा गांधी की बात की जा रही है, यानी महान आत्माओं की बात की जा रही है। और महान आत्माएं जहां जन्म लेती है ना, तो हर किसी का दिल छू लेती है। छ छ छ छ छ छ छन 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 छन। दो तरीके से बताऊंगा यहां से। ये छन्नो यानी कि छूना। महात्मा जी का भी जब जन्म हुआ, महान आत्माओं का जन्म हुआ, तो इसने हमारे दिलों को छू लिया। छूना छूना। या महान आत्माओं का घर में किसी में जन्म होता है तो बच्चा जब चलता है तो छन छन की आवाज करता है। छन्नो यानी कि 1869 में। ये 2 अक्टूबर की बात करें तो इसको यूएनओ, और यूएनओ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्होंने इसे क्या घोषित किया है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि दोस्तों इसे यहां घोषित किया है नॉन वायलेंस डे, यानी कि अहिंसा दिवस। ये और ये आपके एग्जाम में सीजीएल प्री में कई बार पूछा जा चुका है। ये अब कैसे याद करेंगे जरा सुनिएगा। ये अहिंसा दिवस है क्योंकि महात्मा गांधी जी तो खुद अहिंसा के पुजारी थे। ये जो हिंसा कभी भी नहीं चाहते थे। ये तो आप इसे कैसे याद करेंगे? देखो जी, आपने सुना होगा, ये बात कर रहा 2 अक्टूबर की। ये देखो, कहते नहीं कि हम दो और हमारे दो। ऐसा क्यों कहते हैं? ये ऐसा इसलिए कहते हैं कि घर में देखो, अगर 3 होंगे तो 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। इन 3 होंगे तो हिंसा होगी, 2 होंगे तो अहिंसा होगी। कैसे? 2 टाबर की बात कर रहा है। अक्टूबर अक्टूबर टूबर, अरे टाबर। तो मैंने कहा अगर 2 टाबर होंगे ना घर में, तभी हिंसा नहीं होगी। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये फिलहाल इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। भाई साहब, इनके कर्म अच्छे थे ना। मैंने कहा चंद लोग ही ऐसे होते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं और उनके संतान पैदा होती है महात्मा गांधी जैसी है। तो मैंने कहा महान आत्माएं, भाई साहब उन्हीं महान आत्माएं जहां जन्म लेती हैं उनके पिता के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। ये लेकिन वाइफ का नहीं, माताजी का नाम था पुतली बाई। ये ध्यान रखना। इसमें अगर कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको लगे कि आपकी भावनाएं हर्ट हुई हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, हम केवल आपको याद करवाने के लिए चीजें बनाते हैं। ये फिलहाल देखिएगा, माताजी का जो जन्म है वो क्या है? पुतली बाई है। अब कैसे करेंगे?
अरे जो महान आत्माएं होती हैं ना, ये महान आत्माएं क्या बचपन में दिख जाती है। गांव में कहावत नहीं है, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। हाँ, तो इनकी माई को भी, इनकी जो माई थी, इनको भी पूत के पग पालने में दिख गए थे। पुतली बाई, मैंने कहा पूत के पग पालने में दिख गए थे कि महान आत्मा बनेगी भाई साहब ये। तो महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम था पुतली बाई है। लेकिन पत्नी का नाम क्या था? छोटी छोटी बातें हैं, और ये चीजें भी बच्चों को जब कई बार हम पूछते हैं तो बता नहीं पाता। ये कोई कस्तूरबा गांधी को पत्नी बता देता है, मतलब पत्नी है ही है, कोई मां बता देता है, इस तरह से एक्सचेंज कर देते हैं, जबकि चीजें आपको परमानेंट याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ मेरे भाई 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात के अंदर। हमने याद किया कि महान आत्माओं का जब जन्म होता है तो दिल को छूना छन 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 की आवाज आती है ये। और मैंने कहा यूएनओ ने इसे राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया, क्योंकि 2 ही टाबर थे घर में, और 2 टाबर होंगे तो भाई लड़ाई नहीं होगी। तो 2 अक्टूबर। उसके बाद देखिएगा ये कैसे, पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। पिताजी के कर्म अच्छे थे, तभी तो भाई साहब घर में महान आत्माओं का जन्म हुआ, यानी कि महात्मा गांधी। और पूत के पग पालने में ही दिख गए थे माई को, तो पूत के पग पालने में दिख गए थे माई को ये। और माई को भाई साहब पूत के पग अगर पालने में दिख गए थे, उनको लग गया था ये महान बनेगा, ये महान महात्मा कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। कस्तूरबा गांधी की अगर हम बात करें तो मेरे भाई सीधी सी अगर मैं भाषा में बात करूं तो ये कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कस्तूरबा गांधी यहां पत्नी का नाम है जी। अब इनका निकनेम था बा। तो देखो इनके नाम में क्या आ रहा है, बा। क्या आ रहा है जी, ये बा नाम आ रहा है ये। तो बा अगर नाम आ रहा है तो इनका निकनेम क्या हो गया, बा। पहले निकनेम याद कर लेते हैं ये। अब आप कहेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे? महान आत्माओं की पत्नी बनना खास तो रब से दुआ करती है। खास देखिएगा ये, खास तू रब से दुआ करती। काश तू रब यानी कस्तूरबा यानी कस्तूरबा, काश तू रब से दुआ करती कि मैं भी उसकी पत्नी होती, महान आत्मा होती। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है, और बच्चों को याद नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां आपको चीजें दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है। राजनीतिक गुरु, देखो जो महान आत्माएं होती है ना, ये जब भी भाई साहब खाली होती है तो चली जाती है गो 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 गो, किसके पास? अपने गुरु के पास में। ये देखना, ये गोखले, यही याद करना है ये। देखना कौन सा, गोखले। देखो महान आत्माएं जब खाली बैठती है ना, खाली खाली गो गो गो, जाओ जाओ अपने गुरु के पास जाओ, कुछ ज्ञान लेके आओ, गोखले थे जी। भाई साहब भगवान कृष्णा जो थे ना, जिनको गोपाल बोलते थे, ये भी जब खाली बैठते थे तो अपने गुरु के पास चले जाते थे। तो कृष्ण गोपाल गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। लेकिन 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 इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, निजी सचिव। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, ये शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। A to Z चीजें आपके दिमाग में डाल दूंगा और परमानेंट से अंगुलियों पर सेट कर दूंगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसका जुगाड़ हमारे पास ना हुई। फिलहाल देखिएगा, निजी सचिव की बात कर रहा है ये भाई साहब। महान आत्माओं की, देखो महान आत्मा यानी महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। हमारे देश में देखा होगा जितनी महान आत्माएं हैं, और उनके भाई साहब जो निजी सचिव होते हैं ना, सेक्रेटरी, उनको भाई साहब बहुत सारा पैसा देवे है। हाँ देखना, ये देवे है, देवा 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 देवा। हमारे देश में देखो ये महात्मा गांधी, गांधी मतलब पैसा। तो मैंने कहा जितनी महान आत्माएं हैं ना, वो तो भाई साहब गांधी यानी पैसा देवे है निजी सचिव को। देवा है यानी कि देव, महादेव, महादेव देसाई। यहां पॉइंट लिखा हुआ यह है कि रिविजन स्लाइड लिखी हुई है, और रिविजन स्लाइड का मीनिंग यह है कि भाई साहब रिविजन करना पड़ेगा आपको, कि बिना रिवीजन किए पार नहीं पड़ती है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई साहब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। महान आत्माओं का जब जन्म होता है तो वो दिल को छू लेती है। और मैंने कहा यूएनओ ने 2 अक्टूबर को क्या घोषित कर दिया, अहिंसा दिवस। अब आप कहेंगे याद कैसे होगा, 2 अक्टूबर नहीं है, 2 अक्टूबर 2 टाबर है। और 2 टाबर भाई साहब आपको पता है, घर में 2 ही टाबर होंगे तो हिंसा नहीं होगी, यानी कि अहिंसा। तो अहिंसा दिवस हो गया 2 अक्टूबर को। ये पिता की अगर बात करें तो पिताजी का जो नाम था इनका वो था करमचंद गांधी। कैसे याद करोगे, कर्म अच्छे थे तभी तो महान आत्माओं ने जन्म लिया है, यानी कि करमचंद
गांधी। उसके बाद देखिएगा ये मैंने कहा करमचंद गांधी। अब बात करते हैं यहां से माता की। मैंने कहा महान आत्माओं की जो मां होती है ना, उनको पहले ही पता चल जाता है पूत के पग पालने में कि भाई साहब ये महान आत्मा बनेगी, यानी कि पुतली बाई। तो भाई साहब ये लो यहां से हो गया पुतली बाई। उसके बाद देखना पत्नी की अगर बात करें तो पत्नी है कस्तूरबा। क्या है? कस्तूरबा। और मैंने कहा कैसे याद करोगे? खास तो रब से दुआ कर कि मैं महान आत्माओं की पत्नी बन जाऊं, यानी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। और कस्तूरबा जो नाम था इनका, मैंने कहा उसमें जो नाम आता है बा, वो इनका निकनेम था। ये राजनीतिक गुरु। वैसा हमारे यहां लोग जब खाली बैठते हैं ना, जो महान आत्माएं, देखो जो महान आत्माएं होती है वो खाली बैठती है तो वो क्या करती है? गो 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 गो, राजनीतिक गुरु के पास चले, गोखले। खाली यानी गोखले। और मैंने कहा ऐसे ही भगवान कृष्णा जो थे जिनको गोपाल बोलते थे, वो भी खाली बैठते थे, गुरु के पास जाते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लो जी इनके आगे राजनीतिक गुरु। अब आपको मैं यहां से बता देता हूं एक पॉइंट यहां से और वो कौन सा? निजी सचिव है। भाई साहब हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी जितनी महान आत्माएं हैं ना, और उनके प्राइवेट जो सेक्रेटरी होते हैं, ये जितने भी प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं ये, उनको वो लोग क्या करते हैं? देवे हैं। हमारे देश में देवे हैं मतलब ज्यादा पैसा। महादेव महादेव देसाई, महादेव देसाई है। उसके बाद देखिएगा हम इनकी साहित्यिक रचनाओं की बात कर लेते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है महात्मा गांधी के द्वारा लिखित इन पुस्तकों में से सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी। और जब ऐसा पूछ लेता है तो एग्जाम में सीटी बीटी गुम हो जाती है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, हिंद स्वराज की हम यहां बात कर रहे हैं। ये हिंद स्वराज जो है वो लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी ये। और रिविल इवेंट ऑफ गांधी लाइफ, इतना इतना। तो हम सबसे पहले याद करेंगे इनका हिंद स्वराज। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि अगर आपको हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति स्वराज, स्वराज एक ट्रैक्टर आता है, ये हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि स्वराज ट्रैक्टर अगर खरीदना है तो भाई साहब आपको देना होगा पैसा। गांधी गांधी तो गांधी जी के द्वारा लिखी थी। नहीं पता आपको ये? अरे नहीं यानी कि नो, नहीं 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 पता आपको ये? नहीं नहीं यानी कि 1909 में ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये और ये मेरे एक्सपेरिमेंट है। और ये बात ट्रुथ यानी ये सच है कि भाई साहब हर चीज के लिए पैसा चाहिए, गांधी चाहिए। गांधी मतलब पैसा ही है। दो साथ आप यही कहेंगे। मैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहूंगा ना किसी भी चीज का, ये तो ये सच बात है भाई साहब। तो आप मेरा साथ ही कैसे? पैसे में साथ दो, यानी कि गांधी यानी महात्मा गांधी है। साहित्यिक प्रभाव इनका जो पड़ा इनके ऊपर, ये यानी लिटरेरी जो इन्फ्लुएंस है, साहित्यिक जो प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है, ये वो किस चीज का पड़ा है? जॉन रस्किन की एक बुक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट ईयर। देखो ये ऐसी बुक है जो मैंने आपको पहले स्टैटिक जीके के अंदर सब कुछ याद करवा रखा है। ये फिलहाल यहां पर कुछ बुकों के नाम लिखे हुए, मैं इन्हीं बुकों का कैसे प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा, वो सारी चीजें भी आपको याद करवाने वाला हूं। पहले देखो, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वराज का अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो भाई साहब इसके लिए तो गांधी लगेगा, पैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। ये नहीं लगेगा? नहीं क्या होता है मेरे भाई? नो नो क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, पैसा लगेगा भाई। 1909 में की गई थी। अब मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करूंगा तो ये बात सच है। ये बात सच है कि आप क्या कहेंगे? दो साथ मेरा, पैसों में दो साथ, यानी कि 1927 में। ये यहां पर पॉइंट क्या है? संपादक के रूप में, एज एन एडिटर के रूप में अगर देखा जाए तो इन्होंने काम किया किसमें? इंडियन ओपिनियन। और इसको भी मैं याद करवा देता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है भाई साहब, बुक के रूप में पूछ लेता है ये। तो हमारी इंडियन की ये ओपिनियन है, ये विचारधाराएं हैं, ये राय है कि भाई साहब हर चीज में क्या चाहिए? गांधी गांधी, पैसा चाहिए। यंग इंडिया में भी इन्होंने काम किया है ये। अब कैसे करोगे? यंग का मतलब होता है युवा, इंडिया मतलब भारत। और भारत का युवा भाई साहब केवल एक ही चीज के पीछे पड़ा है, और वो किस चीज के पीछे? गांधी गांधी गांधी, पैसा पैसा पैसा। उसके बाद है हरिजन। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछेगा, ये ध्यान रखना। और पूछी हुई है इसलिए याद करवा रहा हूं। एंड तक बस बने रहना, आपको एहसास करा दूंगा कि क्या चीज याद करवाया हूं। हरि का मतलब होता है भगवान, और जन यानी कर दो भजन। और भाई साहब हरि के भी भजन करवाने हैं ना तो फ्री में नहीं होंगे, गांधी चाहिए, पैसा पैसा पैसा।
उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा हुआ है। और अब देखो इनके कुछ अन्य नाम भी थे महात्मा गांधी जी के। अब एग्जाम में पूछता है, बच्चा बार बार रटता है, भूल जाता है, लेकिन शुरुआत से मैंने एक चीज बोली है कि दिमाग में छाप दूंगा। जरा देखिएगा, इनका नाम था महात्मा। और ये महात्मा इनको नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दिया था। अब आप कहेंगे सर इसको भूल गए तो कैसे याद करेंगे? नहीं भूलोगे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नहीं बोलोगे। ये रवि का मतलब ही होता है सूर्य। और महान आत्माओं की एक खास बात होती है, ये बोले कि क्या खास बात होती है? महान आत्माओं की एक खास बात ये होती है, क्या होती है? अरे वो सुबह सुबह उठ जाती है, जैसे ही रवि रवि यानी सूर्य उदय होता है तभी महान आत्माएं उठ जाती है। तो भाई साहब महात्मा नाम किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। लेकिन राष्ट्रपिता नाम किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब आप कैसे करेंगे? आपने देखा होगा हमारे यहां जितने भी नेता है जो भाषण देते हैं, सुभाष भाषण देते हैं, जो बॉस बने फिरते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, वो सबसे पहले किसको याद करते हैं? राष्ट्रपिता को याद करते हैं। ये मैंने कहा जो बॉस होगा ना, ये दो तरीके से याद करवा देता हूं। बॉस भाई साहब कौन? पिता घर का बॉस होता है ये, यानी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। ये फिर लिखा है इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा इनको अर्धनग्न फकीर कहा गया। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे याद करेंगे? हाफ नेक्ड फकीर। तो मैंने कहा अगर आप किसी को अर्धनग्न फकीर बोलोगे तो भाई साहब आप चर्चा में आ जाओगे। बिल्कुल बात सही है ये, चर्चा में, यानी कि चर्चिल ने कहा था ये। अब बात करते हैं इंडियन ओपिनियन। कैसे याद करोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां इंडियन की ओपिनियन ये है कि भाई साहब हर चीज में क्या चाहिए? गांधी गांधी, पैसा पैसा। मैंने कहा युवा, इंडिया का जो यंग आदमी है, युवा आदमी, वो किसके पीछे पड़ा है? गांधी के पीछे, पैसे के पीछे ही है। हरि के भजन करवाने हैं तो गांधी चाहिए, गांधी चाहिए। महात्मा नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दिया था ये, क्योंकि महान आत्माएं रवि यानी सूर्य उदय होते ही उठ जाती है। और मैंने कहा राष्ट्रपिता, मैंने कहा राष्ट्रपिता यानी कि सुभाष चंद्र बोस। भाषण में भाई साहब बॉस, बॉस पिता ही, बॉस ही तो होता है घर का एक तरह से, या भाषण में जो बॉस बने फिरते हैं पिताजी को याद करते हैं, राष्ट्रपिता ही है। और मैंने कहा अर्धनग्न फकीर किसी को कहोगे तो चर्चा में आ जाओगे, यानी कि विंस्टन चर्चिल। ये अब शुरुआत होती है गांधी युग की। ये शुरुआत तो खैर हो चुकी है, ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आपको मजा आने लगेगा यहां से क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू इसका समझिएगा कि 1869 से यानी 1869 से 1948 यानी 1948 तक क्या क्या घटनाएं हुई वो हम सारी यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्थान किया भाई साहब 1893 के अंदर 93 में दक्षिण अफ्रीका। कई बार जब बच्चों से पूछते हैं कि भाई साहब महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए, किसी को याद नहीं रहता। मैंने कहा कब लौटे, वो भी याद नहीं है। ये जीएस है ही ऐसा। लेकिन आप यकीन मानिए, आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगे ना कि ये याद नहीं होता, मैं उसका जुगाड़ आपके लिए तैयार कर दूंगा। कर दूंगा मतलब समझ रही है, मुझे किसी टॉपिक का जुगाड़ बनाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आप मेरे सामने कोई भी टॉपिक रखेंगे, मैं मैक्सिमम 2 घंटे में जुगाड़ उसका आपके सामने पेश कर दूंगा। फिलहाल देखिएगा, ये हम कह रहे हैं कि डिपार्चर हो रहा है, यानी कि किसका? महात्मा गांधी जी का। और कहां? साउथ अफ्रीका। अब आप कहेंगे सर साउथ अफ्रीका गांधी जी कैसे गए? उस समय तो साधन ही नहीं थे, और साउथ अफ्रीका जाने के लिए कोई रोड भी नहीं है। अरे तो भाई समुंदर तो है ना, तैर के चले जाएंगे। तो यही तो कह रहा है ये 93 और महात्मा गांधी जी देखो तैरते हुए चले गए और फ्री के अंदर चले गए। हाँ, पैसा लगता ही नहीं है। फ्री का मतलब कि अफ्रीका, अफ्रीका, फ्री का मतलब कि क्या? अफ्रीका। तैरते तैरते चले गए महात्मा गांधी जी, तैरते चले गए। कहां? अफ्रीका चले गए। और 1893 तो गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जाते वहां क्या कर दिया इन्होंने? नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी भाई साहब। ये किसमें? 1894 यानी 1894 में। और ये क्या चीज थी वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, और जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, इनके प्रति एक नस्लीय भेदभाव चलाया जा रहा था, और उसके खिलाफ इन्होंने नाटाल ये इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और एग्जाम में जब पूछता है ना, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी,
बच्चा भूल जाता है ये। अब आप कहेंगे सर कैसे याद करेंगे? आजकल आपने देखा होगा नौकरों के साथ भी नस्लीय भेदभाव किया जाता है। नौकर के साथ बिल्कुल किया जाता है भाई साहब, कई जगह हमने देखा है ये। उसको आप टाल नहीं सकते। समझ जाओ आपको याद हो गया। कैसे जी? मैंने कहा इंडियन का मतलब इंडियन, हम भारतीय, हम जानते हैं ये। अरे ना टाल, नहीं टाल सकता। नौकर, नौकर मतलब अरे ये लिखा नहीं है कि यार, यहां देखो जरा क्या लिखा है, नो, हाँ, और ये क्या लिखा है, नो, नोचर, 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 नौकर। हाँ नौकर। तो मैंने कहा नौकर के खिलाफ आप टाल नहीं सकते भाई साहब, नहीं टाल सकते आप, ये इन चीजों को नहीं टाल सकते। नौकरों के साथ नस्लीय भेदभाव जब किया जाएगा नहीं टाल सकते आप ये। तो मैंने कहा सबसे पहले महात्मा गांधी कहां गए थे? तेरनावे, तेरनावे फ्री में चले गए थे, या अफ्रीका। तो 1893 में चले गए फ्री में भाई साहब, साउथ अफ्रीका चले गए। और वहां जाते ही भाई साहब 94, मैंने कहा अरे भाई साहब, मैंने कहा नहीं टाल सकते। दूसरा तरीका भी याद करवाने बता दूंगा कैसे ये। मैंने कहा नहीं टाल सकते हैं, नौचर नौकर के खिलाफ जो ये होता है ना नस्लीय भेदभाव, उसको आप नहीं टाल सकते इंडियन ये। अब दूसरा तरीका बताता हूं ये। 94 मतलब कि चोर नहीं आवे, नहीं टाल सकते आप, चोर नहीं आवे, इस चीज को कोई टाल ही नहीं सकता, आएंगे भाई साहब वो तो। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ये। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1894 में ये। अब ये जब पूछता है बच्चों को याद ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वही बार बार भूल जाना ये। पर अब तक जो चीजें मैंने आपको याद करवाई वो आपके दिमाग में सारी फिट है ये। जरा देखिएगा 1899 यानी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ड्यूरिंग बोर वॉर, यानी कि बोर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना हुई है 1899 में। अब आप कहेंगे कैसे ये? तो जरा देखिएगा। इन्होंने कहा, किसी भारतीय ने कहा कि भाई देख युद्ध हो रहा है ना, बोले हाँ हो रहा है। तो भाई किसी भारतीय ने कहा कि युद्ध के अंदर आप ये नहीं ले जा सकते क्या, एम्बुलेंस? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, नहीं 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 ले जा सकते। क्यों? अरे आदमी बोर हो जाएगा, ले जाते एक मरेगा, दूसरे को ले जाएगा, दूसरा मरेगा, तीसरे को ले जाएगा ये। तो मैंने कहा बोर यानी कि ये आ गया ना बोर ये। तो मैंने कहा युद्ध के दौरान अब किसी भारतीय ने कहा भाई एम्बुलेंस नहीं, नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 नहीं, यानी कि नो नो, नहीं 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 ले जा सकते, बोर हो जाएगा आदमी ले जाते ये। तो मैंने कहा 1899। अब क्या कहना चाह रहा है? महात्मा गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने और भारतीय प्रवासियों की वकालत करने के लिए जून 1903 में इंडियन, साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना कर दी, जो अभी मैंने आपको याद करवाया था ये। और स्थापना कब की इसकी? 1903 यानी कि 1903 में ये। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे याद करोगे आप? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। इंडियन ओपिनियन आपने ये तो याद करवा दिया, महात्मा गांधी एज एडिटर के रूप में थे, लेकिन आप इसको याद कैसे करवाएंगे 1903? मैं सब कुछ करा दूंगा ये, बस आप घबराओ मत। ये मैंने आपसे एक ही चीज बोली है कि भाई साहब महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 में। ये भाई साहब साउथ अफ्रीका कब गए ये? अरे तैर के गए थे 93 में अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका। और जाते ही वहां क्या हुआ? नौकरों के खिलाफ नस्ली जो भेदभाव हो रहा था ये भाई साहब नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी, इसको कोई टाल नहीं सकता था ये। ठीक है, फिर भाई साहब 99 में ये क्या हुआ? वॉर युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना कर दी गई है। तो किसी इंडियन, मतलब ये तो किसी इंडियन ने कहा नहीं नहीं भाई एम्बुलेंस नहीं, नहीं 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 जाएगी, बोर हो जाएंगे युद्ध में, ऐसे किस किस को ले जाएंगे हम ये। और 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना कर दी। कैसे करोगे? हम इंडियन की ओपिनियन है कि जब अखबार पढ़ते दिन में पढ़ते हैं, दिन यानी कि 3, हाँ। तो भाई साहब 1903 में इन्होंने इसकी स्थापना की है। अब मैं आपको याद करवाता हूं यहां से ये गांधी जी का साउथ अफ्रीका जाना, और ये कब गए थे भाई साहब? चलो पहले बताओ, साउथ अफ्रीका गए थे, कैसे गए थे? फ्री के अंदर गए थे। कैसे थे फ्री के अंदर? तैरना है। तो 1893 यानी कि ये हो जाएगा 1893 में। मैंने कहा नटाल नहीं टाल सकते, नहीं टाल सकते नौकरों के खिलाफ, नोचर, नोचर यानी कि नोचार, नोचार यानी 1894। इसको आप टाल नहीं सकते, नस्लीय भेदभाव जो होगा ये। मैंने कहा किसी भारतीय ने कहा एम्बुलेंस नहीं 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 भाई प्लीज यार, युद्ध के दौरान नहीं 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 नहीं, तो बोर हो जाएंगे ये। और मैंने कहा इंडियन जो ओपिनियन न्यूज़पेपर था ये कब? ये हुआ 1903 में, क्योंकि हम इंडियन की ओपिनियन है कि न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो दिन में पढ़ेंगे, यानी कि 1903 में। उसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी ने स्टेब्लिश किया फिनिक्स सेटलमेंट, और कब किया? 1904 में। किसके? डरबन के पास में। यानी कहना चाह रहा है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सामुदायिक जीवन के प्रयोगों के रूप में डरबन के पास एक फिनिक्स सेटलमेंट और 1910 में जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। यानी कि एक तो कौन सा फार्म था?
फिनिक्स सेटलमेंट और एक कौन सा था, टॉलस्टॉय फार्म। ये और जॉन रस्किन, और क्या कहना चाह रहा है, जॉन रस्किन और लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित होकर इन फार्मों का जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता, सादा जीवन शैली को बढ़ावा देना और सत्याग्रह, जो सत्याग्रही है ये अहिंसक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम में पूछ लेगा तो और कि कैसे कब हुआ, तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, ये मैं अभी याद करवा देता हूं। कैसे याद करेंगे ये भाई साहब, ये क्या लिखा है 1904, चार का मतलब, चार का मतलब होता है चौर। इन चोरों ने क्या किया, बड़ी बड़ी फर्में बना ली। क्या कर ली, बड़ी बड़ी फर्में बना ली। महात्मा गांधी जी आए और सबको फिनिश कर दिए। क्या कर दिए, फिनिश, सबको फिनिश कर दिए। चोरों ने जो बड़ी बड़ी भाई साहब बनाई थी ना एक तरीके से, ये फिनिश फिनिश मैंने कहा फर्म बना ली थी, बड़ी बड़ी फर्म बना ली थी। महात्मा गांधी जी आए और सबको फिनिश कर दिए। कहा कि सादा जीवन जीवो, फालतू बड़ी फर्म में कुछ नहीं रखा एक तरह से। तो फिनिक्स सेटलमेंट जो फर्म है वो 1904 में। अब 10 वाला याद करवाता हूं कैसे, ये जरा देखिएगा। 10 को कब किया था, 1910 में। किसको, टॉलस्टॉय फार्म को। ये देखो फिनिक्स सेटलमेंट तो हुआ 4 में, कैसे, देखो 1903 में क्या हुआ। दिन में हम क्या पढ़ते हैं, हम इंडियन के ओपिनियन है, यानी इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना हुई 1903 में। उसके बाद महात्मा गांधी जी आगे बढ़ते हैं और 4 के अंदर क्या होता है कि मैंने कहा चोरों ने जो भाई साहब बड़ी बड़ी फर्म बना ली थी ना, महात्मा गांधी ने कहा नहीं नहीं फिनिश करो इनको, बिल्कुल फिनिश करो इनको, सादा जीवन जीना एक तरीके से। ये उसके बाद 1910 में इन्होंने क्या किया, ये 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। अब कैसे करोगे, हमारे देश के अंदर आपको पता है कि जो भाई साहब टॉय होता है ना, ये टॉय यानी कि खिलौना। और भाई साहब अगर आप किसी फार्म हाउस से या बड़ी बड़ी फर्म से अगर खिलौना खरीदोगे ना हमारे देश में, ये 10 रुपए में मिल जाता है। हाँ मैंने कहा कितने रुपए में, 1910, यानी कि 10 रुपए में आपको खिलौना मिल जाएगा। तो टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में हुई है। फिनिक्स सेटलमेंट रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट पढ़ने के बाद स्थापित ये स्थल इंडियन ओपिनियन के मुद्रण, इसको रहने दो, ये पहले भी याद करवा चुका हूं मैं आपको। यहां देखिएगा इन्होंने क्या किया कि पहला जो सिविल डिसओबीडियंस था यानी कि सत्याग्रह, वो अगेंस्ट हुआ था किसके, एशियाटिक ऑर्डिनेंस यानी कि ट्रांसवाल में ही किया गया था। ट्रांसवाल में एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था 1906 में। ये तो कोई अगर आपको कहे कि पहला सत्याग्रह कब, 1906 के अंदर। ये महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ये और ये सत्याग्रह ट्रांसवाल एशियाई पंजीकरण अधिनियम, जिसे काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसके विरोध में था। और इस अध्यादेश के तहत सभी भारतीय, चीनी और अन्य एशियाई निवासियों को पंजीकरण कराना, अंगुलियों के निशान लगवाना और पास रखना अनिवार्य था, जिसे भारतीय क्या करते थे, अपमानजनक मानते थे। यानी जितने भी इंडियन लोग थे, चाइनीज थे या अन्य जो एशियाई जो देशों से जो लोग वहां रहते थे, उनको कहते थे कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अंगुलियों के निशान लगवाना पड़ेगा, पास रखना पड़ेगा। इन सब चीजों को ये लोग क्या करते थे, अपनी इंसल्ट समझते थे एक तरह से। और इसी के खिलाफ, इसी एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध इन्होंने पहला सत्याग्रह कर दिया। अब सोचिए, महान आत्माएं जब पहला सत्याग्रह करेगी तो हर आदमी इसे अच्छा ही बताएगा। अच्छा यानी कि छह 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 छह, यानी कि अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं एक बार दोबारा आपके साथ चलता हूं। सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म हो गया 1869 यानी कि 1869 में। महान आत्माओं का जन्म होता है तो दिल को छूना, छन छन की आवाज आती है घर में। ये मैंने कहा ये जन्म हो गया। साउथ अफ्रीका जब चले तो भाई साहब 1893 में चले, क्योंकि तैरना वे तैर के चले गए थे फ्री के अंदर ये। और वहां जाते ही इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी, क्योंकि वो था नस्लीय भेदभाव। और ये कह रहे थे कि नोचर नौकर नौकर, भाई साहब नौकरों के खिलाफ वो कह रहे नहीं टाल सकते इनको, तो नहीं टाल सकते, नस्लीय भेदभाव हो रहा था, नहीं टाल सकते ये। उसके बाद में 1909 में क्या हुआ कि बौर युद्ध के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कोर्स की स्थापना कर दी गई है। कैसे याद करोगे ये, नहीं 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 नहीं, किसी ने कहा युद्ध के दौरान भाई साहब एम्बुलेंस, नहीं नहीं बोर हो जाएंगे एक तरह से ये। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो 1903 के अंदर इन्होंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर की स्थापना कर दी है। मैंने कहा क्योंकि हमारे इंडियन लोग क्या करते हैं, इनकी ओपिनियन है कि दिन में ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो 1903 में कर दिया गया। उसके बाद 1904 में इन्होंने क्या किया, फिनिक्स सेटलमेंट फर्म। ये फिनिक्स सेटलमेंट फर्म जिनका टारगेट यह था कि सादा जीवन जीना,
जो सत्याग्रही थे उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इन्होंने कहा, पर इन्होंने क्या कहा वो जरा एक बार सुन लीजिएगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब चार 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 यानी कि चोर 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 को फिनिश कर दो, फिनिश करो इन चोरों को। एक तरह बड़ी बड़ी फर्म बना रखी है। और 1910 के अंदर 6 वाला तो ये पॉइंट था, 10 वाला पहले आ गया था। ये वो था टॉय टॉय फॉर्म। हमारे देश में टॉय यानी कि खिलौने, खिलौने भाई साहब 10 रुपए में मिल जाते हैं हमारे देश में। हाँ बिल्कुल, टॉय टॉय फर्म की स्थापना हुई थी 1910 में। 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। तो हर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई साहब पहली बार जब आप किसी सत्याग्रह करेंगे ये, तो जाहिर सी बात है लोग इसे अच्छा ही बताएंगे। अच्छा यानी कि 6। अब चलते हैं आगे। 7 में क्या हुआ, जो जबरदस्ती यानी जो कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जो जबरन पंजीकरण करवा रहे थे, जिसको काला कानून कह रहे थे ये, उसके विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह कर दिया। ये यानी ये कहना चाह रहा है ये, मैंने कहा 1907 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में एशियाई पंजीकरण के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। इस कानून के तहत देखो ये वही चीज है, ये जो यहां वाला है पॉइंट, पहला जो सत्याग्रह किया गया था वो यहां, ये इसी को दूसरा पॉइंट यहां पर ये बताया गया है। ये काला कानून ये वही चीज है। यहां पर देखिएगा फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में, क्योंकि चोर था ना ये। मैंने कहा एक और तरीका बता सकता हूं कैसे, 4 यानी कि चोर चोर छोड़ 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 ना, फिनिश हो गया, ये सेटलमेंट हो गया, फिनिश हो गया सेटलमेंट, छोड़ छोड़ छोड़। मैंने कहा जो टॉय होता है, खिलौना होता है, ये फर्म से लाओगे या बड़ी बड़ी फर्म से भी लाओगे तो 10 रुपए में मिल जाएगा। हाँ यानी 1910 में हुआ था ये, और ये हुआ था आपका 1906 के अंदर। ये यहां पर कहना चाह रहा है पहली बार इनको जेल में कब डाला गया, जोहान्सबर्ग जेल में इनको डाला गया था। और पहली बार एग्जाम में पूछता है ये कि भाई साहब महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई है और कहां इनको डाला गया था, ये तो जरा देखिएगा। ये 1908 में महात्मा गांधी को अपने जीवन में पहली बार जोहान्सबर्ग जेल में डाला गया, जिसे अक्सर ओल्ड फोर्ट या नंबर फोर्ट कहा जाता है। ये इसमें इनको कैद कर लिया गया था। गिरफ्तारी का जो कारण था वो ये था, जो ट्रांसवाल जो ऐसे पंजीकरण जो अधिनियम था जिसके विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया था एक तरह से ये। और मैंने कहा ट्रांसवाल हाँ उसी के मतलब कारण इनको डाला गया था ये। तो देखो आप कैसे करेंगे, महान आत्माएं को जब आप जेल में डालते हैं तो वहां उनसे मिलने के लिए हर कोई आता है। आता यानी कि 8 मैंने कहा महान आत्माओं को जब आप जेल में डालेंगे तो उनसे मिलने के लिए हर कोई आता है, आता है, आता है, 8 8 8 आता है, 8 ये हर कोई मिलने आता है। पता क्या कहता है, जान है तो जहान है। यानी कि जोहान्सबर्ग जेल में इनको 1908 में डाला गया। ये 10 वाला मैं पहले याद करवा चुका हूं, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना ये करवा चुका हूं। ये पॉइंट वही है जो अभी हमने याद किया था। ये 1913 में क्या हुआ कि भाई साहब 6 में तो इन्होंने शुरुआत की थी वो सत्याग्रह की एक तरीके से ये, और 8 के अंदर इनको जेल में डाल दिया गया था ये। और 13 के अंदर क्या हुआ, 10 भी याद करवा चुका हूं, 13 याद कर लेते हैं। 10 में क्या हुआ, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। ये जो सत्याग्रह ये हुआ इनका, वो हुआ गैर ईसाई जो विवाहों को मान्यता न मिलने पर। मैंने कहा गैर ईसाई विवाह को मान्यता न मिलने के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह कर दिया भाई साहब। फिर ये कैसे हुआ, 1913 में यानी 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कैप स्टेट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एक सबसे बड़ा सत्याग्रह चलाया जिसमें सभी गैर ईसाई विवाहों को अमान्य घोषित कर दिया था, जिससे भारतीय समुदाय में आक्रोश फैल गया था। नारीत्व के अपमान के खिलाफ इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और भारतीय विवाह रीति रिवाजों को कानूनी मान्यता मिल गई है। अब कैसे याद करेंगे ये भाई साहब, 13 जो ब्याह है ना, मैंने कहा 13 का मतलब 13 जो विवाह है ना वो कैसा है भाई साहब, गैर ईसाई विवाह है, इसको कोई मान्यता नहीं देगा। यही तो कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा अगर तेरे विवाह को, अगर वो गैर ईसाई विवाह हुआ और उसको कोई मान्यता नहीं देगा तो तुम क्या कर दोगे, सत्याग्रह कर दोगे। तेरा विवाह अगर ऐसा हुआ तो भाई ध्यान रखिए इस बात का। ये पहली बार इनको कारावास यानी जेल में डाला गया था 1908 में। तो भाई साहब जेल में पहली बार डालेंगे तो हर कोई आता है, आता है। क्या कहता है, जान है तो जहान है। पर मैंने कहा यह 1910 में हुआ था, याद करवा चुका हूं। गैर ईसाई विवाहों को मान्यता न मिलने के खिलाफ इन्होंने जो सत्याग्रह किया था वो 1913 में किया था। 13 अगर भाई साहब विवाह हुआ और वो गैर ईसाई हुआ, मान्यता नहीं मिली, तो तुम भी क्या कर दोगे, सत्याग्रह कर दोगे। ये चलो जी, गांधी जी अब क्या हुए कि इतनी सारी चीजें करने के बाद में गांधी जी ने कसम खा ली, आज के बाद मुझे नहीं जाना, मैं विदेशों में नहीं जाऊंगा। और यही दर दर की ठोकरें खाने के बाद महात्मा गांधी हमारे देश में लौट आए। देखो ये मैंने कहा महात्मा गांधी जी कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। इन्होंने कहा नो,
नो, नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना। 15 दर 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 के ठोकरे, इन्होंने कहा दर दर के ठोकरे खा चुका हूं, अब मुझे नहीं जाना एक तरीके से कहीं पर। ये तो ये वापस लौट आए 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन से भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस इसीलिए मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी गए कब थे? 1893 में। मैंने कहा 94 में क्या हुआ? इंडियन नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। 99 में क्या हुआ था? जो बोर युद्ध था उसके दौरान इंडियन एम्बुलेंस कोर्स की स्थापना की गई थी। और उसके बाद में 1903 में इन्होंने, नहीं, हाँ ये हुआ 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1904 में फिनिक्स सेटलमेंट, 1910 में, सभी याद कराऊंगा, रुको, ये 10 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, 6 में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह कर दिया था, 8 में इनको जेल में डाल दिया गया था, 13 में क्या हुआ? गैर ईसाई विवाह को मान्यता नहीं मिली तो उसके खिलाफ सत्याग्रह कर दिया। गांधी जी ने कहा अब नहीं जाना मुझे, मैं जाऊंगा अपने देश में लौट जाऊंगा, नहीं जाना मुझे, दर दर की ठोकरे में। कहा तो दर दर यानी 15, और इसी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को, वो इसलिए मनाते हैं ये। तो अब से मुझे नहीं जाना, महात्मा गांधी ने मना कर दिया भाई। अब जैसे ही ये वापिस भारत में आते हैं और इनको एक उपाधि दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि है। और ये इन्होंने पता है कब लौटाए थे? ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने लौटा दिया था। अभी वो भी याद कराऊंगा ये, तो जरा देखिएगा ये इन्होंने क्या किया। भारत में जब वापसी हुई तो मैंने कहा वापसी के बाद इनको सम्मानित किया गया कैसर ए हिंद सम्मान, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे हिंदुस्तान ने। मैंने कहा कसर यानी कि कैसर, कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे हिंदुस्तान ने इनके सम्मान में। ये जैसे महात्मा गांधी जी यहां लौटे, कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सम्मान देने में। कैसर ए हिंद की उपाधि यानी कि सम्मानित किया गया। ये मैं आपको याद करवा चुका हूं, ये भारतीय प्रवासी दिवस वाला पॉइंट था। ये फिलहाल देखिए महात्मा गांधी जी लौटे कब? 9 जनवरी 1915, और गए कब थे? 1893। अब आज के बाद नहीं भूलोगे। भारतीय प्रवासी दिवस, मैंने कहा वही 9 जनवरी। कौन सा सम्मान दिया गया? कैसर ए हिंद, कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरे हिंदुस्तान के लोगों ने सम्मान करने में महात्मा गांधी जी का। उसके बाद देखिएगा, अब भारत में चलते हैं, महात्मा गांधी जी के जीवन की बात करेंगे, क्योंकि ये चले गए थे पहले साउथ अफ्रीका, फ्री में चले गए थे वहां। आप देखो जब ये आगमन हुआ तो ये आए कहां? बॉम्बे में। ये और इन्होंने क्या किया? कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। बाद में इसे साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया। ये अब देखो याद कैसे करोगे भाई साहब। जब ये आए तो इनको कैसर ए हिंद सम्मान दिया गया, और आते ही ये, मैंने कहा कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही दिनों बाद भाई साहब इन्होंने तो क्या कर दिया? आश्रम की शुरुआत कर दी। अब मैंने कहा जब आश्रम की शुरुआत कर दी तो कई लोगों ने कहा सबर रखो, थोड़ा बहुत मती मारी गई है क्या? पहले भी वहां इतना भटक के आए हुए। तो मैंने कहा जैसे आगमन हुआ बॉम्बे में, मैंने कहा कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही कोच यानी कि कुछ ही दिनों बाद आश्रम की स्थापना कर दी। लोगों ने कहा सबर रखो, बाद में से साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया। लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया 1916 में, और वहां एक मुलाकात हो रही है यहां। अच्छा, राजकुमार शुक्ला से मुलाकात हुई है चंपारण, इसके बारे में बात करेंगे, पहले यह देख लेते हैं। इन्होंने भाई साहब ये क्या किया? अटेंड किया ये लखनऊ जो सेशन था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आपसे पूछा जा सकता है ये महात्मा गांधी जी 1915 में जब लौटे और उसके बाद में इन्होंने जो भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, वो अधिवेशन कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन। साला 16 यानी कि साला, साला मेरा लक अच्छा था, मेरा लक अच्छा था जो मैं गांधी जी से मिला। तो साला मेरा लक अच्छा था कि महात्मा गांधी जी जैसे ही साउथ अफ्रीका से लौटे, साला मेरा लक अच्छा था। साला यानी 1916, लक यानी कि लखनऊ। तो लखनऊ में भाई साहब इन्होंने सबसे पहले भाग लिया है जी। अब पॉइंट को समझिए, चंपारण सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंपारण सत्याग्रह में भारत में पहला, अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, वो कब हुआ? 1917 में। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देखेंगे। पहले रुको, ये कैसे याद करोगे? मैंने कहा चप्पा चप्पा छान मारा, भारत में इन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा जब होने लगा खतरा। खतरा यानी कि खतरा, मैंने कहा जब खतरा होने लगा तो इन्होंने क्या किया? चप्पा चप्पा छान मारा। और भाई साहब आप अगर पहली बार अगर अवज्ञा करेंगे
मैंने कहा देखो कैसे करेंगे, चंपारण सत्याग्रह हुआ और ये भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह तो कब हुआ। चप्पा चप्पा छान मारा जब हमें क्या होने लगा, खतरा होने लगा। ये तो पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह। पहले देखिए बॉम्बे में इनका आगमन हुआ, कुछ ही दिनों बाद इन्होंने क्या कर दिया, मैंने कहा कुछ ही यानी कि कोचरब कुछ ही दिनों बाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी है। मैंने कहा उसके बाद इसको साबरमती में स्थानांतरित कर दिया। साला वहां से लौटे तो साला मेरा तो लक अच्छा था। ये साला यानी 1916 जो मेरी मुलाकात किससे हो गई, महात्मा गांधी जी से। कब, लखनऊ अधिवेशन में ही। तो मैंने कहा साला लक अच्छा था, तो यानी कि लखनऊ, साला इन्होंने 16 तो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और चप्पा चप्पा छान मारा हमने। ये भाई साहब जब खतरा होने लगा यानी 1917। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीन कतिया सिस्टम क्या चीज है इसको समझते हैं एक बार। ये तीन कटिया जो पड़ता है ना, ये थी 1917 की। और इसके तहत क्या था कि बिहार के जो किसान हैं उनको जमीन का 3/20 जो हिस्सा है उस पर यूरोपियन बागान मालिकों के लिए नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये और इस दमनकारी और गैर कानूनी प्रथा को गांधी जी के पहले सत्याग्रह ने चुनौती दी। शोषण के खिलाफ इस संघर्ष का समर्थन करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में राजेंद्र प्रसाद बाबू थे, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी शामिल थे और जिनके प्रयासों से इस प्रथा का उन्मूलन हो गया भाई साहब। यानी इसमें मजबूर कर दिया गया बिहार के किसानों को कि भाई साहब आपको यूरोपियन बागानों के लिए नील की खेती करनी पड़ेगी और 3/20 तीन कथिया। ये देखो तीन का मतलब तो तीन ही होता है, आप जानते हैं। ये कथा का मतलब होता है भूमि माप की एक स्थानीय इकाई होती है जिसमें एक जो बीघा होता है ना वो 20 कथा के बराबर होता है। कट्टा होता होगा शायद, ये मुझे लग रहा है वहां पर एक कट्टा बोलते हैं, कथा नहीं बोलते हैं, तो 3 कट्टा। ये अब कैसे करोगे ये, मैंने कहा देखो जी 3 कतिया सिस्टम कब, 1917 में। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कब है ये, और ये नील की खेती करने वालों की बात की जा रही है ये। अब ये कहना चाह रहा है बस देखो वो रात को कथा क्यों नहीं करते हैं, वो दिन में कथा करते। 3 कथा या ऐसे भी कर सकते, 3-3 अगर आप कथाएं करेंगे तो भाई साहब आपको खतरा होने लग जाएगा। ध्यान रखना 3-3 कथा कौन करता है यार, सुबह दोपहर शाम को खतरा होने लग जाएगा, ऐसे याद कर लो इसको। ये फिर देखो ये जो सिस्टम है नॉन एज द 3 कतिया यानी 3 कट्टा पर बीघा, यानी कहना ये चाह रहा है ये प्रति बीघा 3 कट्टा की बात करा, जो कि भूमि जोत का 3/20वां हिस्सा होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। ये इसका स्थान था चंपारण यानी कि बिहार। ये नील की खेती करने के लिए मजबूर करना इनको एक तरीके से, ये यहां मकसद था। ये चंपारण, इसके बाद क्या होता है ये देखो, पॉइंट टू पॉइंट समझिए चीजों को। ये मैं जो याद करवा रहा हूं वो आपको परमानेंट ही दिमाग में छप रहा है। ये कैसे, जन्म हमने कर दिया, हमने क्या कर दिया, मतलब हुआ था, सॉरी माफ करिएगा, 1869 में। ये यानी कि महात्मा जी का जन्म हुआ तो दिल को छूना, छन छन की आवाज आई थी, बिल्कुल आए थे जी। महात्मा गांधी जी 1893 में चले गए थे साउथ अफ्रीका, ये तेरे नावे फ्री में चले गए थे वहां। ये 94 में क्या हुआ, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी है, जो भाई साहब वहां जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ। ये और मैंने कहा नहीं टाल सकते उसको, ये नहीं टाल सकते। हाँ, नौकर यानी नौकर के खिलाफ भी कई बार नस्लीय भेदभाव हो जाता है ये। और 94 के बाद हमने देखा कि 99 में क्या हुआ कि बॉर युद्ध के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना कर दी गई। किसी ने, एक इंडियन ने कहा कि भाई एम्बुलेंस नहीं 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 नहीं, बोर हो जाएंगे युद्ध में, तो ये नहीं नहीं। उसके बाद 1900, ये 1899 हो गया। 1903 की जब बात करते हैं ये, तो इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की है, क्योंकि दिन में हमारे इंडियन की ओपिनियन होती है अखबार पढ़ने की है। 4 में क्या हुआ, फिनिक्स सेटलमेंट। वो क्या फिनिश हो गया सेटलमेंट, हाँ हो गया, छोड़ दो 1904, छोड़ दो या चोर वाले से याद कर लेना, दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। 1906 में क्या हुआ, पहली बार इन्होंने सत्याग्रह किया जी, 1906। और पहली बार आप सत्याग्रह करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा सही काम किया, अच्छा। और भाई साहब 8 में इन्होंने क्या, इनको क्या कर दिया गया था, डाल उसमें जेल में डाल दिया गया था, जोहान्सबर्ग जेल में। और जब जेल में डाला गया तो आपको पता है हर कोई क्या कहता है, जान है तो जहान है। जोहान्सबर्ग जेल आता है मिलने के लिए, यानी 8 में हुआ ये। उसके बाद में 1910 की बात करें तो इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई है, क्योंकि हमारे देश के अंदर, देश यानी कि 10 रुपए में मिल जाते हैं टॉय, ये खत्म हो जाएगा। 1913 में गैर ईसाई विवाहों को जब मान्यता नहीं मिली तो उसके खिलाफ सत्याग्रह कर दिया गया। तेरा ब्याह है ना, तेरा विवाह गैर ईसाई हुआ और मान्यता नहीं मिली, तुम भी सत्याग्रह कर दोगे। इतनी सारी घटनाएं हुई तो महात्मा गांधी जी ने कहा मुझे लौटना है मेरे देश, नहीं जाना मुझे, नो नो नहीं जाना मुझे, 9 जनवरी। और दर दर की यानी कि 15 दर दर की ठोकरें खाने के बाद यहां आ गई थी। आते ही तो मेरे हिंदुस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके सम्मान में केसर हिंद की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। ये उसके बाद भाई साहब इन्होंने क्या किया, आते ही बॉम्बे में इनका आगमन हुआ और आगमन होते ही दोस्तों इन्होंने कोचरब में
सत्याग्रह का जो सॉरी वो आश्रम जो था एक तरह से सत्याग्रह आश्रम, उसकी स्थापना कर दी। बाद में उसको साबरमती में स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही दिनों बाद में इन्होंने ऐसा कर दिया। लोगों ने कहा थोड़ा सब्र तो रखो, अभी तो आए ही तो होइए, फिर से वही शुरू कर दिए। 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। साला मेरा लक अच्छा था, गांधी जी से मिला ये। और वहां राजकुमार जो शुक्ल है, चंपारण से रिलेटेड पॉइंट हम याद कर रहे हैं। चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। और चंपारण की बात करते चप्पा 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 छान मारा भाई साहब, सत्याग्रह सत्याग्रह सॉरी चप्पा चप्पा छान मारा, क्योंकि खतरा हो रहा था। 1917 में हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो नील की खेती वाला ये जो पॉइंट था, ये अब ये कहना चाह रहा है ये एक अधिनियम आया है। और वो अधिनियम कौन सा था, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यानी चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में आया। और इसने क्या किया, वो जो नील की खेती जो मजबूर कर रहे थे इनको करने के लिए 3/20 ये उसको समाप्त कर दिया इसने। और ये कह सकते हैं एक तरह से एक टैक्स भी था, एब वाब टैक्स, इसको भी निलंबित कर दिया गया है। अब कैसे याद करोगे भाई साहब, जब ये सब कुछ आया, ये जब कृषि अधिनियम आया, तो इस कृषि अधिनियम ने कहा हटा रे हटा रे हटा रे इसको, हम नहीं करेंगे ये 3/20 वाला पार्ट, नील की खेती नहीं करेंगे, नहीं हटा रे इसको, हटा रे। 1918 में आया था चंपारण कृषि अधिनियम। ये अब एग्जाम में पूछता है ये कि महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब की थी, तो बता देता हूं, ये 1918 में की थी अहमदाबाद मेल हड़ताल, जिसको हम बोलते हैं। ये कैसे याद करोगे इसको भाई साहब, इसको आप ऐसे याद करो ये कि भाई साहब अगर मेल में कोई आपको भाई साहब क्या कर दे, रुको रुको एक और खतरनाक याद करवाता हूं। ये एक पॉइंट था इसमें, अहमदाबाद मेल मेल हड़ताल कहां गया, चलो ठीक है जी, इसको ऐसे याद करो। भाई साहब देखो क्या हुआ, अगर मान लो आपको भूख लग रही हो और आपको पता चल रहा है कि सारे दिन आपको मील में काम करवाया जा रहा है ये, तो आप क्या करेंगे, आप हड़ताल कर देंगे। क्योंकि आपके लिए सबसे अहम क्या है, भोजन है भाई। भूख लग रही है, सबसे अहम क्या है, अहम क्या है, भोजन है, भूख लग रही है। और मैंने कहा आप क्या करें, हड़ताल। आप क्या कहेंगे, हटा रहे यार इसको, हम काम नहीं करेंगे, हटा रहे हटा रहे हटा रहे हटा रहे इसको यार, हटा रहे हटा रहे हटा रहे हटा रहे। तो मैंने कहा जब भाई साहब ये सारा दिन बेचारे काम करते थे मिल में, और जब भी भूख लगती थी और इनको खाना नहीं मिलता था, महात्मा गांधी जी ने कहा हटा रहे इनको, हटा रहे इनको, हटाओ हटाओ इनको। इन्होंने हड़ताल कर दी भाई साहब 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को आमंत्रित किया था, कहा अहमदाबाद में। ये अच्छा क्या कहना चाह रहा है, बाद में सहमति क्या बनी कि जो वर्कर्स है उन्होंने डिमांड किया था 50% वेज हाइक की। यानी क्या कहना चाह रहा है ये कि श्रमिकों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, मालिकों ने 20% की पेशकश की, और लास्ट में 35% पर सहमति बन गई थी। ये उसके बाद देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है ये। तो पहली हड़ताल हो गई भूख हड़ताल। अब देखो ये 3 कतियां, ये तो याद करवा ही दिया मैंने, 3/20 एक तरह से। ये मैंने कहा उसके बाद की क्या हुआ, ये एक्ट आया था, ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये 1917 के अंदर, क्योंकि चप्पा चप्पा छान मारा था, खतरा हो रहा था 1917। ये फिर भाई साहब ये अधिनियम आया तो उसने उस चीज को क्या कर दिया, हटा रहे हटा रहे हटा रहे। और मैंने कहा मील में सारा दिन बेचारे भूखे रह जाते थे, महात्मा गांधी जी आए, भाई साहब बहुत अहम खाना तो बहुत अहम, हटाओ इसको हटाओ। 1918 में इन्होंने पहली भूख हड़ताल कर दी। खेड़ा सत्याग्रह यह भी 1918 में हुआ। क्या हुआ, और ये पहला नॉन कोऑपरेशन प्रथम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं महात्मा गांधी जी, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह। कैसे करोगे ये, मैंने कहा अगर कोई आदमी सारा दिन खड़ा रहेगा और उसका भाई साहब खड़ा ही रहता है, वो तो ये सारा दिन, हाँ सारा दिन खड़ा ही रहता है, ये कोई उसकी सहायता कर ही नहीं रहा, प्रथम असहयोग आंदोलन। ये मैंने कहा कोई इसका सहायता ही नहीं कर रहा, बेचारा सारा दिन खड़ा ही खड़ा रहता है, तो क्या कहेंगे लोग, हटा रहे यार इसको, बेचारे को सारा दिन खड़ा ही रख रखा है ये। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, पहली जो भूख हड़ताल थी अहमदाबाद मिल, क्योंकि मिल में काम करते थे, भूख लगी तो भाई साहब किसी ने कहा हटा रहे यार इसको, ये हटा इसको, ये पहले हड़ताल हो गई। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 के अंदर। ये तो भाई साहब खड़े खड़े भाई साहब सारा दिन ही खड़े खड़े सत्याग्रह कर रहे हैं आप, ये तो लोग क्या हटा रहे हैं इसको यार, कोई इसकी सहायता तो कर नहीं रहा। ये आप देखो ये गुजरात के खेड़ा जिले में आयोजित किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इनकी मदद की थी। अब बात आती है भारत सरकार अधिनियम 1919, से बहुत इंपॉर्टेंट। यह अधिनियम ऐसी चीज है जो बच्चों को याद होती नहीं और कई बार याद करते रहते हैं। ये इसको हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये इन सुधारों के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये और क्या कहना चाह रहा है, मॉन्टेग्यू इसमें क्या थे, सेक्रेटरी थे, और चैम्सफोर्ड इसमें वाइसराय थे। ये ठीक है। और प्रावधान क्या था
किस जो एंग्लो इंडियन है वो और ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल होगा जी ये। अब आप कैसे याद करेंगे ये? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के नाम से इसे जाना जाता है ये। अब याद देखो ऐसे कर लेते हैं ये। 19 का मतलब क्या होता है? एक साउंड टेक्निक यूज कर लो यहां से, ये 19 को ऐसे कर दो ये 19 यानी 19। नाइस का मतलब अच्छा, अच्छा मोटे है, अच्छा मोटे चिलम पी रहा है, हाँ अच्छा मोटे, अच्छा मोटे, अच्छा मोटे, मोटे, अरे मोटे चिलम पी रहा है, तो चिलम यहां से याद कर देना। देखो अच्छा मोटे चिलम पी रहा है, तो ये तो मैंने कहा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। अब इससे फायदा क्या है वो देखना ही है। पता इससे क्या हुआ? ये द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन, ये एग्जाम में पूछता है ये। अब आप कहेंगे सर इसको याद कैसे करेंगे? तो मैंने कहा अच्छा मोटे चिलम पी रहा है, तो ये हाँ एक मॉन्टेग्यू एक चैम्सफोर्ड, कितने हो गए? दो बंदे, तो ये हो गया ना द्वैध शासन ये। और कैसे कि देखो ये एक तो हो जाएगा, देखो ये रिजर्व जो सब्जेक्ट थे इनके पास वो कौन से थे कि लैंड, रेवेन्यू, पुलिस, फाइनेंस, ये इनके पास रहेगा। ट्रांसपोर्ट जो कर दिए वो सब्जेक्ट कौन से थे? एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि द्वैध शासन की बात कर रहा है ना, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्वैध शासन की स्थापना भाई साहब कब से ही? तो मैंने कहा मोटे, अच्छा मोटे मोटे चिलम पी रहा है, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू इसमें सचिव थे और चैम्सफोर्ड इसमें वायसराय थे। अच्छा मोटे, तो कैसे याद आएगा द्वैध शासन? मोटा एक बंदा ये होगा, उधर तो शासन करना, इधर चैम्सफोर्ड चिलम पिएंगे, हाँ तो मैंने कहा ये हो गया द्वैध शासन ये। फिर क्या कहना चाह रहा है ये? खेड़ा सत्याग्रह, अच्छा खड़ा खड़ा सत्याग्रह कर, अरे इसको हटा रहे यार, हटा। देखो ऐसा भी कर सकते हो, कई बार मान लो आप पब्लिक के बीच में ही, पब्लिक जहां रहती है और वहां अगर आप खड़े खड़े सत्याग्रह करोगे, लोग क्या कहेंगे? हटा रहे यार इसको, हटा हटा रहे यार इसको, कोई सहयोग तो कर नहीं रहा इसका एक तरह से ये। मैंने कहा ये 1919 वाला पॉइंट हो गया। रोलेट सत्याग्रह 1919 की बात की जा रही है, यानी कहना चाह रहा है 1919 का रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा दमनकारी रोलेट अधिनियम, आधिकारिक तौर पर अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 19 के विरुद्ध शुरू किया गया था। यह राष्ट्रव्यापी अहिंसक विरोध था, जिसे काला अधिनियम उपनाम दिया गया था। और ये कहना चाह रहा है कि न्यायमूर्ति सिडनी रोलेट द्वारा सुझाए गए इस कानून के तहत बिना मुकदमे के 2 साल तक आपको हिरासत में रखने की अनुमति थी जी। सपोज कीजिए अगर बिना बिना अगर आपको कोई क्या कहना चाह रहा है ये, बिना कोई मुकदमे के अगर कोई आपको 2 साल तक हिरासत में रख ले, अच्छा इतनी हिम्मत है किसी की ये है? अच्छा तो रोले। अब घर वालों ने कहा अच्छा अच्छा भाई साहब, अच्छा अच्छा रोले 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 रोले, बिना मुकदमे के डाल दिया उन्होंने 2 साल के लिए ये। तो मैंने कहा इसी के खिलाफ तो इन्होंने ये चलाया था ये। तो ये सारी चीज वही है जो अभी हमने देख रहे थे ये। यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जला दिया, अच्छा जली इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने कहा 1919, देखो 19 जब भी आएगा अच्छा से याद करना, अच्छा अच्छा जली इसकी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये। और ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन ये। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग 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 दो कारणों से भारी संख्या में एकत्रित हुए थे। एक तो बैसाखी बनाने के लिए और एक सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही। और बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने क्या किया? सशस्त्र सैनिकों के साथ मिलकर एकमात्र निकास द्वार था, यानी एक ही जगह से निकल सकते थे, उसको ही बंद कर दिया और भाई साहब बेड पर गोलियां चला दी। डायर मतलब कि फायर, जला दिया। डायर डायर फायर, डायर फायर, डायर फायर, डायर फायर, डायर फायर ये। तो मैंने कहा जली ना, अच्छा जली तेरी जली भाई साहब, जली तेरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये। और मैंने कहा किसने दिया था ऑर्डर? ये डायर फायर, जला दिया ये। उसके बाद कुचल दिया लोगों को, किचलू किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, सत्य थी ये बात ये। मैंने कहा देखो ऐसे भी याद कर लेना ये, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ये भाई क्यों किया गया था ये। इसलिए किया गया था क्योंकि लोग वहां इसलिए इकट्ठा हुए थे, एक तो वैसाखी मनाने के लिए और दूसरा सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। अच्छा जला दिया फायर कर करके, सत्य बात है ये बात कैसी है? सत्य है, कुचल दिया लोगों को एक तरीके से किचलू। यहां पर देखो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद के हालात क्या थे, अब मैं बताता हूं आपको। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब को एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की, जो जॉर्ज पंचम के द्वारा दी गई थी, इन्होंने इसको लौटा दिया जी। और महात्मा गांधी को एक उपाधि मिली थी ये वॉर युद्ध के दौरान ये दिए गए अपने कार्यों के लिए, कैसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने ये भी लौटा दी। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई इन्होंने उपाधि कब लौटाई है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में लौटा दी। क्यों लौटा दी?
देखो ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को ये दी किसने दी? ये नाइटहुड की उपाधि दी थी मेरे भाई जॉर्ज पंचम ने। क्यों दिया था? उन्होंने कहा था जॉर्ज यानी कि टॉर्च। भाई साहब आपके पास में जब टॉर्च हो ना तो आप नाइट में किसी को भी देख लेंगे। लेकिन जब भाई साहब इन्होंने जला ही दिया तो टॉर्च की नीड कहां है? इन्होंने कहा टॉर्च तुम तुम्हारे पास में रखो भाई, हमें नहीं चाहिए ये। तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और महात्मा गांधी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जा अपनी उपाधि को हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा इसके बाद साहित्य में उनके योगदान के लिए राजा, देखो यार राजा जॉर्ज पंचम था ना ये, इन्होंने क्या किया था, महात्मा ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो मैंने कहा देखो जॉर्ज पंचम ने, जॉर्ज यानी टॉर्च, टॉर्च दी ना ताकि नाइट में देख सके, नाइटहुड की उपाधि है। अब भाई साहब इन्होंने कहा जला दिया तुमने, उजाला ही कर दिया, तो नीड कहां है? लौटा दिया इन्होंने ये। और ये मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है ये, देखो डायर के कार्यों की जांच के लिए एक हंटर आयोग का भी गठन हुआ था। ये किसका? हंटर। अब मान लो आप किसी को अब फायर का ऑर्डर दोगे, आग का ऑर्डर देगे, फायर गोले चलाने का, तो भाई साहब हंटर की पड़ेगी तुम्हारे। हाँ, हंटर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसने कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की। और मैंने कहा ब्रिटिश संसद द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया गया। साले कमीने थे। तो देखिएगा ये कोई काम नहीं किया जी। यहां देखिएगा अजीत सिंह गदर पार्टी के भाई ने डायर को सिख की उपाधि दी, जिसके कारण बाद में 1920 में गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराने के लिए गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। ये अपने काम का पॉइंट नहीं है जी। फिलहाल देखिएगा खिलाफत आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहना चाह रहा है? खिलाफत आंदोलन इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शुरू किया गया था ये। अब आप कैसे याद करेंगे? अच्छा अच्छा, मेरे खिलाफ बोलेगा तो ये, अच्छा अच्छा, मेरे खिलाफ बोलने की तेरी हिम्मत है? मैंने कहा अच्छा अच्छा, मेरे खिलाफ हो गया तो ये, यानी 1919 में ये खिलाफत आंदोलन ये। उसके बाद देखिएगा ये, अब ये कैसे करोगे, यहां से पॉइंट को समझना। मार्च 1919 में बंबई के अली बंधुओं यानी मौलाना अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और असद मौलानी अजमल खान के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई थी। अली बंधु थे इसमें ये। तो अच्छा अच्छा, दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए ये। फिर क्या कहना चाह रहा है ये, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और सम्मेलन के ये पहले अध्यक्ष थे ये। इस सम्मेलन का कांग्रेस और बीजी तिलक ने विरोध किया था ये। यहां पर देखिएगा रोले रोले, अरे रोले रोले, अच्छा अच्छा, 1919 ये रोले रोले बोलेगे तो रोले, अब कुछ नहीं होना है ये। मैंने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919, 13 अप्रैल 1919। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने किसकी लौटा दी? नाइटहुड की। नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा ये। खिलाफत, अच्छा अच्छा, दोनों भाई खिलाफ हो गए। हाँ हाँ, देखो ये कुछ पॉइंट ऐसे भी है जो मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं टॉपिक के अंदर, जो मैंने आपको कई टॉपिक याद करवाए हैं ये। भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ का गठन की अगर बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, याद कर लेते हैं ये। भाई साहब ये कहना चाह रहा है ये, उसने तो क्या कर दिया? सरेंडर ही कर दिया। सुरेंद्र यानी कि सरेंडर कर दिया जब उसको क्या नहीं मिली? मुक्ति नहीं मिली। तो मैंने कहा भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति गठन का इनके द्वारा किया गया था। ये कहना चाह रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, इसे 1920 में शुरू किया गया था। कैसे याद करोगे जरा देखिएगा ये। मैंने कहा 20 को कर दो विष। विष का मतलब क्या होता है? जहर। अगर भाई साहब आप किसी को विष पिलाओगे, जहर पिलाओगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। असहयोग, कोई सहायता नहीं करेगा आपकी। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में ये। अब ये क्या कहना चाह रहा है ये कि ये समर्थन किया गया, ये रहने दो, कोई मतलब नहीं है। यहां देखना गांधी जी ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसमें विलय कर दिया। ये जो खिलाफत आंदोलन था 1919 वाला, उसको इस असहयोग आंदोलन में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया जी इन्होंने ये। अब देखो यहां से ये मैंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ का गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। मुक्ति, सरेंडर कर दिया उसने भाई साहब, जब मुक्ति नहीं मिली तो ये। और उसके बाद देखिएगा भाई साहब कोई भी सहयोग नहीं करेगा किसी को, अगर आप विष पिलाओगे ना, जहर पिलाओगे, तब ये। तो ये हो गया 1920 में ये। 1921 की बात कर रहा है कि बीजी तिलक की स्मृति में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी ये। और देखो इसका मकसद क्या था वो मैं आपको बताता हूं ये। तिलक स्वराज कोष की घोषणा महात्मा गांधी ने 1921 में की थी। बाल गंगाधर तिलक के निधन के ठीक एक वर्ष बाद, जिनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था,
इस कोष का मेन मकसद था असहयोग आंदोलन को समर्थन देने, खादी को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सुदृढ़ करने के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाना था। ये इसका टारगेट था भाई साहब। बीजे तिलक की स्मृति में तिलक स्वराज कोष, तिलक स्वराज कोष। तो क्या किया जरा देखिएगा। ये किसी ने कहा भाई साहब देखो, अपना अगर फंड होगा ना, स्व यानी कि अपना, अपना अगर फंड होगा तो हम एक केस लड़ सकते हैं। एक केस क्या कर सकते, लड़ सकते, 21 यानी कि एक केस लड़ सकते हैं। तिलक लगा दिया किसी ने, तिलक स्वराज फंड यानी 1921। ये यहां पर कहना चाह रहा है ये कि लोकल स्ट्रगल जो हुआ वो एक का मूवमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में 1921 मदारी पासी के नेतृत्व में। ये भी पॉइंट आपको नहीं करना। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी याद करवा चुका हूं, दोबारा एक बार फिर बता देता हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ये मपीला, मालाबार, मोपला विद्रोह, ये तीनों इसके ही नाम है। ये इस विद्रोह का मुख्य रूप से ये जो था ना, ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हिंदू सामंतों के खिलाफ मुस्लिम किसानों द्वारा शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा, मुस्लिम किसानों के द्वारा। ये और ये कहना चाह रहा है ये कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो एग्जाम में ये पूछता है कि भाई साहब मोपला विद्रोह कब हुआ था, वो कह रहा 1921। किसी ने कहा मोपला, माफी मांग लो है, हाँ माप ले, माप ले यानी माफी मांग ले, केस नहीं करूंगा तेरे खिलाफ, एक केस वो कह रहा है एक केस कर दूंगा अगर माफी नहीं, माफी मांग ले, एक केस नहीं करूंगा। यानी 1921 में मोपला विद्रोह। ये भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए सिख आंदोलन और उसके बाद अवध किसान आंदोलन, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किसान आंदोलन शुरू भी किया गया। ये अपना काम का पॉइंट नहीं है जी। फिलहाल देखिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया अभी आपको। ये वही चीज है, चोरा चोरी कांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चोरा चोरी ने कांड कर दिया भाई साहब। हाँ भाई साहब यानी 22। वो कह रहा है छोरा छोरी ने कांड कर दिया भाई साहब, और भाई साहब का मतलब 22। कह रहा है कि छोरा छोरी ने कांड कर दिया भाई साहब। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ, 1922 में हुआ। यानी 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की भीड़ ने गोरखपुर के चोरा चोरी गांव में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया और 1922 में भाई साहब इनको जेल भेज दिया गया। तो महात्मा गांधी जी पहली बार जेल गए थे जोहान्सबर्ग जेल में 1908 में। और फिर क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया था 1920 में, क्योंकि किसी को 20 पिलाओगे, जहर पिलाओगे, कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। और मैंने कहा इन लोगों ने क्या किया, भाई साहब छोरा छोरी ने कांड कर दिया। और कांड किया, महात्मा गांधी जी ने कहा भाई पार नहीं पड़ेगी। इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया और कांड करते ही भाई साहब लो जी, कांड किसी और ने किया और महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। फिलहाल देखिएगा आंदोलन का ये तो हो ही गया ये, और राजनीतिक जो वैक्यूम हो गया एक तरीके से। ये वही चीज है, देखिएगा। तो ये तो मैं याद करवा ही चुका हूं। और मैंने कहा अगर किसी को विष पिलाओगे तो कोई आपकी सहयोग नहीं करेगा। ये चोरा चोरी कांड कब हुआ, 1922 में। ये अब कहना चाह रहा है ये, मैंने कहा असहयोग और खिलाफत जो आंदोलन है ये दोनों को स्थगित कब कर दिया गया था, चोरा चोरी कांड के बाद में। ये मैं बता चुका हूं आपको दोस्तों। ये यहां पर है बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ये उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन है। कांग्रेस सेशन मैंने आपको याद करवाए हैं ना, सारे याद करवाए एक एक ट्रिक से, कि किसका अध्यक्ष कौन था, क्या चीज हुई थी। तो फिलहाल देखिएगा बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन सेशन में, अगर मान लो बेल घुस के आ गया, बेल आ गया, मान लो जी भाई साहब अगर बेल आ गया तो हर कोई उसको किस नजर से देखेगा, गंदी नजरों से देखेगा। और ऐसे देखने लग गया तो यही बात उसको चुभ जाएगी। अब आप कहेंगे सर आप ऐसे क्यों याद करवा रहे हैं, अरे मैं ऐसे याद करवा दूंगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद हल्का सा इन नोट्स को एक बार देख लेना, दिमाग में छप जाएगा, भूलोगे नहीं, ध्यान रखना इस बात का। ये वो कह रहा बेलगाम अधिवेशन में ही तो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी ये, और ये एकमात्र अधिवेशन है जिनकी इन्होंने अध्यक्षता की है। तो एग्जाम में पूछता है ये, आप कैसे करोगे। पहले तो ये कि बेलगाम सेशन जो हुआ कांग्रेस का वो कब हुआ, 1924 में। भाई साहब अगर आपके गांव में अगर बेल घुस जाएगा तो ये बात आपको चुभेगी कि नहीं चुभेगी, चुभेगी, यानी कि 24 ही। और अगर आप उसको गंदी नजरों से देखो, गंदी यानी गांधी जी, गंदी नजरों से देखोगे तब भी उसको बात चुभ जाएगी। ये तो महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और देखो ये इस सत्र में स्वराज पार्टी को भी कांग्रेस में शामिल कर दिया गया।
स्वराज पार्टी को भी शामिल कर दिया गया यहां पर। यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पर। ये फिलहाल देखिएगा, इन्होंने राजनीति से क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया जी। अब आगे चलते हैं, इन्होंने क्या किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में। ये आप कैसे करोगे ये देखो। ये 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अहिंसक और उपनिवेश विरोधी अभियान था। इसकी शुरुआत ब्रिटिश नमक कर के विरोध में 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चले और 24 दिवसीय इसको दांडी मार्च से शुरू हुई। इसको भी मैं करवाता हूं, पहले याद करवाता हूं। ये मैंने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल। भाई साहब, अगर आप सिविल ड्रेस वालों की डिसओबीडियंस करेंगे, अवज्ञा करोगे ना, वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ध्यान रखना, ऐसी तैसी 30 यानी ऐसी तैसी कर देंगे। सिविल वालों की अगर तुम डिसओबीडियंस करोगे, सिविल ड्रेस वालों की नहीं मानोगे ना, वो ऐसी तैसी कर देंगे भाई साहब। ये अब मैं इसको याद करवाता हूं कि द दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज द साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह, ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसको लीड किया था किसने, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और मैंने कहा शुरुआत हुई थी इसकी कब, 12 मार्च 1930। अब क्या कहना चाह रहा है ये, तेरी ऐसी तैसी, दंड मिलेगा तुझे, नमक नहीं डाला ना तुझे ये, मिर्च भी नहीं डाली ना तुझे ये, बार बार बोला था मैंने ये। देखो मैंने सारा याद करवा दिया आपको। तेरी ऐसी तैसी, तेरे को दंड मिलेगा, नमक नहीं डाला तो नहीं। दांडी मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च, दंड मिलेगा, तेरी ऐसी तैसी। तैसी यानी कि क्या, 1930 की, बार बार बोला था है? मारो तुझे। 12 मार्च 1930 को हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता। इसकी बात करते हैं। ये गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। देखो जी, जिसके पास में गांधी है ना, पैसा है, अरे तो उसी की विन होती है। लेकिन कब है, इकट्ठे, 31 यानी इकट्ठे, सारे सारे इकट्ठे हो गए। गांधी जी ने कहा भाई जीतेंगे तो यही, अरे अरे यही जीतेंगे यार, अरे विन, अरे ये जीत गए, इकट्ठे थे ना 1931 में ये। और क्या कहना चाह रहा है ये क्या था, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अस्थायी विराम का प्रतीक था ये। आप देखो, महात्मा गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता कब की, बेलगांव में। भाई साहब, आपके गांव में अगर बेल आ जाएगा, आपको बात चुभेगी, गंदी नजरों से देखोगे ना, ध्यान रखना, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और इसमें स्वराज पार्टी को भी शामिल कर लिया गया था ये। मैंने कहा देखो, सिविल ड्रेस वालों की अवज्ञा करोगे ना, तो तेरी ऐसी तैसी, तैसी यानी 1930 है। दांडी मार्च, मैंने कहा 12 मार्च 1930 है। कैसे याद करोगे ये, तेरी ऐसी तैसी, दंड मिलेगा तुझे, नमक नहीं डाला इसमें, हाँ बार बार बोला था, मारूंगा, ध्यान रखना। 12 मार्च 1930 है। गांधी जी ने कहा अरे इसी की विन होगी, जीतेगा तो यही, क्योंकि ये इकट्ठे रहते, इकट्ठे यानी 1931 है। अब बात करेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन की। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932 के बीच में लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 से 32। आप देखो कैसे क्या कहना चाह रहा है। पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 में हुआ। दूसरा हुआ है आपका भाई साहब कब कब हुआ है, 31 में हुआ है, ठीक है जी। तीसरा कब हुआ है भाई साहब, 32 में हुआ है ये। अब आप क्या कहेंगे, एग्जाम में पता है क्या पूछे, भाई साहब इनमें से कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा ना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। कैसे, पहले तो बताओ गोलमेज सम्मेलन है क्या, बोलेगे जी है। क्या कोई आप मुझे बता सकते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कितने थे टोटल, 3। ये सबको याद रहेगा कि 3 थे। तो भाई साहब ये 3 ही आ गया ना। कैसा सम्मेलन, गोल गोल है, गोल गोल है, यानी 30 से शुरू हुआ था ये, और फिर मैंने कहा 31 और फिर 32। ये 3 से शुरू हुआ, गोल गोल मेज थी, यानी कि 3-0। ठीक है। अब आप कहेंगे सर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया जिसमें, अरे तो महात्मा गांधी जी कितने थे, अकेले, तो अकेले एक इसमें आ रहा, ये आ गया इसमें। ये भाई साहब 1931 में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया है ये। अब आप खुद सोचिए, जिसको बच्चा बार बार दिन भर रटता रहता है, उस इसका जुगाड़ हमारे पास है। तो जरा देखिएगा यहां क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये, बी आर अंबेडकर साहब, तेज बहादुर सप्रू ने तीनों बैठक में भाग लिया ये। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कि भाई साहब वो तीनों बैठक में भाग किसने लिया, तो इसमें अंबेडकर साहब का नाम अक्सर एग्जाम में पूछता है ये। तो आप कहेंगे सर फिर इसको याद कैसे करेंगे, महात्मा गांधी जी वाला याद हो गया, बताओ किसमें,
30, 31, 32 महात्मा गांधी जी अकेले थे भाई साहब, चले गए थे 1931 में ही। लेकिन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था, पहले वाले का भी और लास्ट वाले का भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया है ये। अब आप कहेंगे कि तीनों में भाग किसने लिया, तो वो अंबेडकर साहब ने। अरे जो आम आदमी से बढ़कर होगा वही तीनों में भाग लेगा। आम आदमी से जो बढ़कर होगा, आम आदमी से जो बढ़कर होगा यानी अंबेडकर साहब, इन्होंने तीनों में ही भाग ले लिया। फिलहाल देखिएगा ये तो भारत में तीन सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में यानी 1930, तो मैंने कहा याद कैसे करोगे, तीन थे यानी तीन, गोल गोल यानी जीरो, और महात्मा गांधी जी अकेले थे तो इन्होंने 31 में भाग ले लिया। 32 फिर हुआ, तीनों में भाग लिया अंबेडकर साहब ने, क्योंकि आम आदमी से बढ़ करते ही। चलो जी, अब है पुनः राजनीति से फिर दूर चले गए और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कर दी। इसको याद करवा देता हूं। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के सेवाग्राम गांव में स्थित एक ऐतिहासिक आश्रम है, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1936 में की। अगर आप लोगों से ये कहोगे ना हम तो सेवा करते हैं, मेरे भाई लोगों से आंकड़ा तुम्हारा 36 का हो जाएगा। बोल मत देना किसी को कि सेवा करते हैं, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है, सेवा ही सेवा करते हैं। ये 36 का आंकड़ा हो जाएगा आपका, यानी कि 1936। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, चलो ये भी याद करवा देता हूं। ये भारत छोड़ो आंदोलन, यहां नारा था करो या मरो, और सभी नेताओं की गिरफ्तारी। भारत छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मतलब छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। 1942। मैंने कहा आगा खां पैलेस में इनको कैद कर लिया और कस्तूरबा गांधी यानी जो इनकी वाइफ थी, इनका निधन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अगस्त 1942 से कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी के साथ पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया था। पहले से ही खराब स्वास्थ्य से जूझ रही कस्तूरबा की हृदय संबंधी पुरानी बीमारी के कारण हालत बिगड़ गई और 74 आयु में अपने पति की बाहों में उनका निधन हो गया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यह प्रभाव कम हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। 1947 पर आपको पता ही है ये विभाजन से थोड़े दुखी थे ये। और नाथूराम गोडसे के द्वारा भाई साहब, जैसे नाथूराम गोडसे को ये लगा अड़चने आ रही है, कोई इसको माइंड मत करना, कोई ये मैं तो वैसे बता रहा हूं। ये 48 यानी कि अड़चन, अड़चन इन नाथूराम गोडसे क्या था, अड़ियल आदमी था ये, अड़ियल, अड़ियल आदमी, अड़ियल, अड़ियल भाई साहब, गॉड से मैंने कहा गॉड से, तो गॉड राम ये इधर हो ही जाएगा थोड़ा। चलो ये फालतू चीजें लोग माइंड करेंगे, ये मैं लिंक करूंगा तो आप याद कर लेना। ये गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद कांग्रेस को समाप्त कर, अच्छा इन्होंने टिप्पणी की थी ये कि गांधी जी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर एक लोक सेवक समाज बनाने का सुझाव इन्होंने दिया था। गांधी जी भी चाहते थे कि कांग्रेस को समाप्त कर दो जी। फिलहाल ये था आपका गांधी एरा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको लगे कि मैंने मेहनत की है तो आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आपको ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगे कि याद नहीं होता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसका हम जुगाड़ बना पाए आपके लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान चीज है बनाना। हाँ, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि नाम मात्र की कॉस्ट में अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स आपको याद नहीं होती है और आने वाले कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, करंट अफेयर्स आप करना चाहते हैं, नाम मात्र की कॉस्ट यानी 21 रुपए में हमने करंट अफेयर्स का बैच लॉन्च किया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप आने वाले सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो, सिलेक्शन पेज, कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं, कोई स्टेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने पिछले 6 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका बिल्कुल ट्रिक से जुगाड़ बनाकर एक बैच बनाया है। ये रिकॉर्डेड बिल्कुल लाइव लिखा है, लेकिन अब रिकॉर्डेड हो चुका है क्योंकि इसकी क्लास हमने फिनिश कर दी है। मार्केट में फिलहाल हमारी हमारी जो बुक चलती है दोस्ती है, वो बुक चलती है एवरेज 5 बुक हमारी अभी फिलहाल चलती है। उनका हमने डे वाइज कॉन्सेप्ट पर नाम मात्र की कॉस्ट 11 रुपए में भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक बार फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।